गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। हम भी ये पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में पिछले वीडियो में हमने व्यवहारवाद के विकास के बारे में तथा उसके उदय के कारण के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं कौन सी हैं तथा उसकी विशेषताएं क्या हैं। बच्चों, व्यवहारवाद की जो आधारभूत मूल मान्यताएं, लक्षण अथवा विशेषताओं पर डेविड टूरमैन, हिंज यूलाइव, डेविड ईस्टन आदि अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। व्यवहारवाद की जो मूल मान्यताएं या विशेषताएं हैं उनको डेविड ईस्टन के द्वारा समग्रता के साथ प्रस्तुत किया गया है। उसने व्यवहारवाद अथवा व्यवहारवादी उपागम की 8 प्रमुख लक्षण बताए हैं। इन्हें संपूर्ण व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की जो प्रमुख मान्यताएं या लक्षण हैं वह इस प्रकार है। उसमें पहला है नियमन। नियमन का सरल अर्थ है कि राजनीति के अध्ययन हेतु नियमों का निर्माण संभव है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और उनके भविष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में संभावना प्रकट की जा सकती है। दूसरा है सत्यापन। सत्यापन का अर्थ है मानव के व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाया गया है उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की जांच क्रिया ही हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की सत्यता को सिद्ध करती है और उसे विश्वसनीय बनाती है। तीसरा लक्षण या विशेषता है तकनीकों का प्रयोग। यहाँ तकनीक का अर्थ अध्ययन के ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। परंपरागत रूप में जिन तकनीकों को काम में लिया गया है वे विज्ञान के करीब है, किंतु उन्हें हम पूर्ण, शुद्ध व वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। अतः व्यवहारवादियों का मत है कि अध्ययन की इन तकनीकों में सुधार की लगातार कोशिश की जानी चाहिए ताकि अधिक शुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। वास्तव में तकनीकों की शुद्धता और वैज्ञानिकता के साथ ही यह भी जरूरी है कि अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का इस्तेमाल निरपेक्ष व तटस्थ भाव से करे, तभी हमारा राजनीतिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ हो सकेगा। अगली जो विशेषता या मान्यता है वह है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का अर्थ है इकट्ठे किए गए या संग्रहित किए गए तथ्यों, आंकड़ों, विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। परिमाणीकरण द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों तथा समस्त सामग्री का सूक्ष्म पुनः पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए ताकि इन्हें अधिक यथार्थ एवं शुद्ध बनाया जा सके। इस कार्य में सांख्यिकी की पद्धतियों का से सहायता ली जा सकती है। अगली विशेषता है मूल्य निर्धारण। व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों एवं मान्यताओं को अध्ययन से अलग रखना चाहिए ताकि अध्ययन मूल्य निरपेक्ष या मूल्य मुक्त हो सके। यानी अध्ययनकर्ता के उसके स्वयं के विचार उस अध्ययन में सम्मिलित न हो, जिससे कि अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ अध्ययन हो सके, ना कि व्यक्तिनिष्ठ। इस प्रकार अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन से जो यथार्थ एवं निष्कर्ष मान्यताएं प्राप्त हो उन्हें ही स्वीकारा जाना चाहिए। अगली जो विशेषता या मान्यता है वह है व्यवस्थित अध्ययन। व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक है।
अनुसंधान तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत की तुलना में अनुसंधान का क्रम व स्थान पहले होता है। इसका सरल अर्थ है कि पहले अनुसंधान का कार्य किया जाना चाहिए और इस अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। पुनः भविष्य में सिद्धांत द्वारा अनुसंधान की यथार्थता का तथा अनुसंधान द्वारा सिद्धांत की यथार्थता का समर्थन होना चाहिए। उनका मत है कि इस प्रकार के व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा ही मानव के राजनीतिक व्यवहार के प्रसंग में कार्य व कारण के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगली जो विशेषता या मान्यता है वह है शुद्ध विज्ञान का निर्माण। व्यवहारवादी उपरोक्त प्रकार की राजनीति को इस प्रकार की राजनीति को एक ऐसे शुद्ध विज्ञान का रूप देना चाहते हैं जिसमें दो प्रमुख लक्षण हो। पहला है यह वैज्ञानिक या आनुभाविक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो। दूसरा है हमारे युग की सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। अंतिम जो विशेषता या लक्षण है वह है मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन। किसी किसी किताब में इसका पॉइंट दे रखा है समग्रता। व्यवहारवादियों के अनुसार मानव का व्यवहार स्वयं में एक पूर्ण इकाई है, अतः उसके व्यवहार का अध्ययन अलग अलग खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। मानव के व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ किया जाना चाहिए। इसका सरल अर्थ है कि मानव के व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की मदद ली जानी चाहिए। सभी सामाजिक विज्ञानों में आपसी सहयोग के द्वारा ही मानव के व्यवहार को समझा जा सकता है। इस प्रकार मानव के राजनीतिक व्यवहार को पूर्णता के साथ समझने के लिए राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए। राजनीति विज्ञान को तथ्य और आंकड़े एकत्रित करने व उनके विश्लेषण में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों, शोधों एवं उपलब्धियों का इस्तेमाल करना चाहिए। व्यवहारवाद अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का समर्थक है। डेविड ईस्टर ने जो 8 मूल मान्यताएं या लक्षण बताई हैं उनको हम सरल अर्थों में इस प्रकार से कह सकते हैं। मानव के राजनीतिक जीवन व्यवहार के आधारभूत समानताएं होती है। राजनीतिक जीवन में आधारभूत समानताएं होती है, अतः इस बारे में नियमों का निर्माण संभव है। जो भी नियम बनाए जाएं उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों व सामग्री का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। जो भी अध्ययन किया जाए वह मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। अनुसंधान के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रकार निर्मित शुद्ध विज्ञान को सिद्धांतों के निर्माण तथा समस्याओं के समाधान के लिए काम में लिया जाना चाहिए। तथा अंत में हम ये कह सकते हैं कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है उसको समझने के लिए अंतर अनुशासनात्मक उपागम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे व्यवहारवाद की आलोचना या इसकी सीमाओं की। बच्चों, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा दृष्टिकोण या उपागम है जिसकी तीव्र आलोचना उसके जन्म के साथ ही प्रारंभ हो गई। सर्वप्रथम यह आलोचना परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों के द्वारा शुरू की गई, क्योंकि वे व्यवहारवाद की मान्यताओं एवं निष्कर्षों से पूर्णतः असहमत थे। किंतु कुछ समय बाद अनेक व्यवहारवादियों ने ये अनुभव किया कि व्यवहारवाद में कुछ आधारभूत कमियां हैं, जिन्हें उन्होंने व्यवहारवाद की सीमाओं का नाम दिया। अब हम इन सीमाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आएगा शब्दाडंबर का दोष। व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की
अत्यंत उत्साह से आलोचना की थी, किंतु वह स्वयं किसी वास्तविक सिद्धांत या धारणा की रचना में असफल रहे। इसी स्थिति में उनकी शब्दावली तथा संप्रति मात्र शब्दों का आडंबर बनकर रह गए। उनका जो अध्ययन किया गया वह अर्थहीन तथा शब्दजाल के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। दूसरा, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। व्यवहारवादियों के द्वारा राजनीति विज्ञान के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर अत्यंत बल दिया गया, किंतु आलोचकों का मत है कि राजनीति विज्ञान का मूल्य निरपेक्ष अध्ययन न तो संभव है न ही उचित है। जब एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य की शुरुआत करना चाहता है तो वह शोध संबंधी विषय का चुनाव तक में अपने स्वयं के मूल्यों से प्रभावित होता है। इस प्रकार शोध कार्य की शुरुआत ही मूल्यों के द्वारा होती है, और हम कितना भी अध्ययन करें, मानव की प्रवृत्ति है कि वह स्वयं के विचारों को उस अध्ययन में सम्मिलित कर ही लेता है। अगला जो दोष है या सीमा है वह है अंतर्विरोध का दोष। व्यवहारवादियों का कथन एवं आचरण, अंतर्विरोध, दोनों में हमें अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। एक ओर वे मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं तो दूसरी ओर तानाशाही शासन यानी साम्यवादी शासन की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। अगली जो सीमा है वह अत्यधिक खर्चीली अध्ययन पद्धति। व्यवहारवादियों की शुद्धता का नाम एवं पूर्णता के नाम पर उन्होंने बार बार सर्वेक्षण किया, आंकड़े इकट्ठे किए और उनका विश्लेषण किया, किंतु यह सब कार्य धन तथा समय की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीला रहा। अतः एक सामान्य अध्ययनकर्ता तथा तृतीय विश्व का गरीब समाज इस प्रकार की अध्ययन पद्धति को अपनाने में पूर्णतः असमर्थ दिखाई पड़ा। अगली जो सीमा है वह है राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा। व्यवहारवादियों ने एक ओर तो राजनीति विज्ञान को परिभाषित नहीं किया और उसके अध्ययन क्षेत्र को भी निश्चित नहीं किया, और दूसरी ओर उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं, पद्धतियों एवं तकनीकों को अपनाने पर बल दिया। इस स्थिति में यह भय उत्पन्न किया गया कि राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपने अस्तित्व को खो चुका है। अगली जो सीमा है वह है राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में मूलभूत अंतर है। व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञान तथा राजनीति विज्ञान में आधारभूत समानता मानते हैं और इस आधार पर वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को अपनाने पर जोर देते हैं, किंतु वास्तव में प्राकृतिक विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान में आधारभूत अंतर दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में राजनीति विज्ञान के तथ्य अधिक जटिल, परिवर्तनशील, कम परीक्षण योग्य तथा अस्पष्ट होते हैं। अतः व्यवहारवादियों का यह विश्वास भ्रमपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान विज्ञान बनाया जा सकता है। अगली जो सीमा है वह है सुनिश्चित भविष्यवाणी सिद्धांत एवं भविष्यवाणी संभव नहीं है। व्यवहारवादियों का विश्वास रहा कि वे मानव के राजनीतिक व्यवहार के बारे में ऐसे सामान्यीकरण प्रस्तुत करने में तथा ऐसे सिद्धांतों को निर्माण करने में सफल हो सकते हैं जिनके आधार पर वे मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाकलापों के बारे में सही भविष्यवाणी करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, किंतु वास्तव में अभी तक वे ऐसे विश्वसनीय सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों का निर्माण करने में असफल रहे। जो आलोचक हैं उनका मत है कि व्यवहारवादियों को इस मामले में सफलता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में ऐसे सुनिश्चित तथा स्थिर नियमों का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए सही भविष्यवाणी भी संभव नहीं है। अगली जो सीमा है वह है मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान संभव नहीं है। मानव के राजनीतिक व्यवहार का पूर्ण व सही अध्ययन असंभव है, इसलिए व्यवहारवादी मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में
असफल रहे। मानव स्वभाव अत्यंत जटिल है और उसके अंतर्मन की गहराइयों एवं जो सूक्ष्मताएं हैं उनको मालूम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है लघु व वृहद इकाई संबंधी समस्या। व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता व सुविधा के नाम पर छोटे छोटे समूह का अध्ययन करते हैं, किंतु ऐसे अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष को संपूर्ण समूह पर लागू करते हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। इससे हम सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अगली जो सीमा है वह है नीति निर्माण की सहायता देने में असमर्थ। नीति निर्माण में तथ्यों तथा मूल्यों की भी आवश्यकता होती है। मूल्यों की उपेक्षा करके मात्र तथ्यों के आधार पर बनाई गई नीति अमानवीय तथा अनैतिक होगी, किंतु व्यवहारवादी केवल तथ्यों को महत्व देता है और मूल्यों की उपेक्षा करता है। अतः वह नीति निर्माण के मामले में भी सहायता देने में पूर्णतः असमर्थ रहा। जो सिबली है राजनीतिक विचारक, उन्होंने कहा है मात्र विज्ञान ही एकमात्र पद्धति नहीं है, नीति संबंधी ज्ञान के लिए अन्य पद्धतियों तथा तकनीकों का भी सहारा लेना होता है। देखिए, कोई भी उपागम जब नया आता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, धीरे धीरे उसमें हमें कई सारी कमियां नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद भी, उसकी कई कमियों के बावजूद भी हम उसके महत्व या उसकी उपयोगिता या उपलब्धियों को नकार नहीं सकते। इसी प्रकार से व्यवहारवाद भी अनेक कमियों को लेने के बावजूद, उसमें अनेक कमियां होने के बावजूद भी उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं या उसकी उपयोगिताएं हैं या उसका महत्व है, जिसकी अब हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहले है नए राजनीति विज्ञान की स्थापना। व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को प्रकट करके उसके स्थान पर नए राजनीति विज्ञान की स्थापना की। सरल अर्थ में व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का पूर्ण कायाकल्प किया, जहां परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य प्रधान, आदर्शवादी तथा व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को मानता था, वहीं व्यवहारवाद ने उसे आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ बनाने के प्रयास किए। दूसरा जो उपलब्धि है वह है राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकरण करने का प्रयास। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाने पर बल दिया। उसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, साक्षात्कार प्रणाली, सांख्यिकी प्रणाली आदि को अपनाया। इसके अलावा जो अगली उपलब्धि है वह है अध्ययन वस्तु में परिवर्तन किया। व्यवहारवाद ने पहले अपने राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाएं थी, किंतु व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव के राजनीतिक व्यवहार के रूप में स्वीकारा। वे मानव के राजनीतिक व्यवहार को अपने अध्ययन इकाई मानने लगे। अगली जो उपलब्धि है वह है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। उनका मत है कि एक अनुशासन को दूसरे अनुशासन की पद्धति, उपलब्धियों आदि को अपनाना चाहिए। उनकी इन मान्यताओं को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा गया। अगली जो उपलब्धि है वह है वैकल्पिक धारणाएं प्रस्तुत की। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को अनेक वैकल्पिक धारणाएं प्रस्तुत की, जिसका राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए शक्ति, समूह व्यवस्था, इच्छा शक्ति, मतदान व्यवहार, खेल सिद्धांत आदि। तो व्यवहारवाद की कई सारी कमियों के बाद भी इसकी कई सारी उपलब्धियां रही। स्वयं व्यवहारवादियों ने ही जब ये अनुभव किया कि व्यवहारवाद में बहुत सारी कमियां हैं, तो डेविड ईस्टन के द्वारा ही उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया गया। बच्चों, अगले वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानेंगे। थैंक यू।